हेलो दोस्तों, UP21 क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग आए हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ में, और वो टॉपिक है हमारा वर्धन वंश का। कौन से वंश का? वर्धन वंश का। शुरुआत करते हैं वर्धन वंश से। देखो, वर्धन वंश की शुरुआत की जाए तो वास्तव में इसे पुष्यभूति वंश भी नाम से जाना है। किसके नाम से? पुष्यभूति वंश के नाम से। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी स्थापना वो करी थी पुष्यभूति ने। किसने? पुष्यभूति ने इसकी क्या करी? स्थापना करी, और इसी कारण इसको किस नाम से जाना जाता है? पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यभूति की बात की जाए तो ये जो है, इनके सबसे पहले हरियाणा में अपने राज्य की क्या करी? स्थापना करी। और हरियाणा में एक जगह थानेश्वर, कौन सा? थानेश्वर जगह है, यहाँ पर उन्होंने इस वंश की क्या करी? स्थापना करी, या कह सकते हैं शुरुआत करी। इसी कारण इस वंश को एक और नाम दिया जाता है, और वह है थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। कौन सा है बेटा? थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। ठीक है, तो चाहे पुष्यभूति वंश कहा जाए या थानेश्वर के पुष्यभूति वंश की बात की जाए, सारे के सारे एक ही है। इस वंश की बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण शासक की, तो एक शासक हुआ जिसका नाम है हर्षवर्धन। क्या नाम बेटा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इस समय का, इस वंश का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखो, हर्षवर्धन की बात की जाए तो हर्षवर्धन जो था वो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। कौन था? हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र हुआ करता था। इसके बाद बात करते हैं, इसके एक भाई था, और भाई का नाम था राज्यवर्धन। क्या नाम था बेटा? भाई का नाम था राज्यवर्धन। इसके एक बहन भी थी, और बहन का नाम था राजश्री। क्या नाम था? राजश्री नाम था। और इसका विवाह प्रभाकर वर्धन ने मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा के साथ किया। किसके साथ में किया? मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा के साथ किया था। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रभाकर वर्धन की बात की जाए तो प्रभाकर वर्धन के बाद जो है राज्यवर्धन इसका शासक बना। कौन बना? राज्यवर्धन इसका शासक बना। लेकिन इसके समय में एक व्यक्ति की हत्या हुई, शशांक के द्वारा क्या कर दिया गया? राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। और राज्यवर्धन की हत्या के बाद मजबूरी में 606 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष की आयु, कब? मात्र 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन को क्या संभालनी पड़ी? राजगद्दी संभालनी। सोचो, मात्र 16 साल में क्या करना पड़ा? राजगद्दी संभालनी पड़ी। आगे बात करते हैं। देखो, हर्ष की जानकारी कहाँ से मिली कि इस सब बातों की? तो उसका एक दरबारी कवि था। क्या था? एक दरबारी कवि था, बाणभट्ट। क्या नाम था उसका? बाणभट्ट। और उन्होंने एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखी है, हर्ष पर हर्षचरित। कौन सी लिखी बेटा? हर्षचरित नाम की एक पुस्तक लिखी है। और इसी से हर्षवर्धन की अधिकतर जानकारी हम तुम लोगों को क्या होती है? प्राप्त होती है। बात करते हैं, एक व्यक्ति आया इसके यहाँ पर, और उसका नाम था हेनसांग। ये कौन से देश का था? ये चीन का था। इसीलिए हम ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया? ध्यान रखोगे कि हर्षवर्धन के काल में, समय में कौन चीनी यात्री भारत आया, तो ध्यान रखना हेनसांग जो है भारत आया था। हर्षवर्धन की बात की जाए तो गृहवर्मा की बात की जाए, यानी गृहवर्मा कौन थे? इसके दामाद थे, उनको भी जो है मार दिया गया। और मारने के बाद इनकी जो बहन थी राजश्री, उन पर सारे साम्राज्य की जिम्मेदारी आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं वे साम्राज्य चलाने में असमर्थ थे, और उन्होंने अपने भाई को याद किया, हर्ष को। किसको? हर्ष को याद किया। और हर्ष पहले से ही थानेश्वर में अपना साम्राज्य संभाल रहा था। फिर उसे एक और जिम्मेदारी मिल गई, और वो जिम्मेदारी मिली कन्नौज की, क्योंकि गृहवर्मा कन्नौज का शासक था। जब ये जिम्मेदारी मिल गई यहाँ पर, तो हो गया बड़ा बवाल, क्योंकि थानेश्वर से कन्नौज काफ़ी ज़्यादा दूरी पर था, और इसको संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती था। जब चुनौती था, इस चुनौती का सामना करने के लिए नया काम किया गया कि हर्ष ने अपनी जो राजधानी थी वो थानेश्वर को छोड़कर कहाँ शिफ्ट कर दी? कन्नौज में शिफ्ट कर दी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हर्ष ने कुछ उपाधियाँ धारण करी। जो प्रमुख उपाधियों की बात करते हैं, सबसे पहले एक उपाधि धारण की गई शिलादित्य की। किसकी? शिलादित्य की, मजबूत के लिए। परम भट्टारक की उपाधि धारण की गई, और उत्तरापथ स्वामी की, क्योंकि कन्नौज
और इसको संभालने वाला कन्नौज और थानेश्वर के बीच में एक पथ निकलता था जिसको क्या कहा जाता था, उत्तरापथ, जिसे आज हम सब लोग ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, शेरशाह सूरी के मार्ग से जानते हैं, वो निकलता था। और उसी कारण इसने अपने आप को क्या कहा, उत्तरापथ स्वामी कहा, क्योंकि वो पूरा रास्ता किसके अंडर में आ गया, हर्षवर्धन के। इस बात कहते हैं भूमि कर लगता था, लगता भाई बिल्कुल लगता था, और उसकी दर रहती थी 1/6। वर्धन काल में भूमि कर की दर कितनी रहती थी, 1/6 रहती थी। अच्छा, कन्नौज की सभा में एक और व्यक्ति आया जिसका नाम था हुएनसांग। क्या नाम था, हुएनसांग जो है कन्नौज में इसकी सभा में आया था। आगे बात करते हैं। अच्छा, हर्ष ने भी अपना एक दूत मंडल भेजा, और दूत मंडल कहाँ भेजा, चीन में भेजा। कब भेजा, 641 ईस्वी में। कब भेजा, 641 ईस्वी में हर्ष ने अपना एक दूत मंडल भेजा था। अच्छा, इसके समय बताया जाता है कि प्रयाग में प्रतिवर्ष एक सभा लगती थी, मेला लगता था कुंभ की तरह, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था मोक्ष परिषद। क्या कहा जाता बेटा, मोक्ष परिषद कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, ये जो उपासक की बात करें तो हर्ष जो है शिव का, सूर्य का और बुद्ध का उपासक था। किसका, शिव का, सूर्य का और बुद्ध का उपासक था। आगे बात करते हैं। इसके अंदर 3 प्रकार के कर प्रमुख थे, भाग, बलि और हिरण। कौन कौन से, भाग, बलि और हिरण, ये 3 कर हैं जो प्रमुख हुआ करते थे। बात करते हैं कुछ सेना के प्रमुख अधिकारियों की। सेना के प्रमुख अधिकारी की बात की जाए, एक होता था सिंहनाद। कौन सा होता था, सिंहनाद होता था, जो मुख्य सेनापति होता था। एक अमात्य होता था जिसे मंत्री कहा जाता था। एक बलाधिकृत होता था जो पैदल सेना का अधिकारी होता था, ठीक है। ये मुख्य सेना अधिकारी है और ये पैदल सेना का अधिकारी है। एक बृहदेश्वर होता था, ये अश्व सेना का, क्योंकि कई प्रकार की 4 प्रकार की सेनाएं रखी जाती थी, पैदल, अश्व वाली, गज वाली और सैनिकों वाली, ठीक। तो एक जो है बृहदेश्वर होता था, दूसरा जो है वो गज सेना का प्रमुख था, यानी स्कंदगुप्त क्या है, गज सेना का प्रमुख अधिकारी कहलाता था। महाबलाधिकृत की बात करी तो महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। क्या होता था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। हर्षवर्धन की बात की जाए तो हर्षवर्धन ने 647 ईस्वी तक शासन किया, 647 ईस्वी तक शासन किया। और इसके बाद बात की जाए तो हर्षवर्धन जो है अंतिम हिंदू सम्राट कहलाता है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहलाता है। इस बात का भी तुम लोग विशेष तौर पर ध्यान रखोगे।